आपको कारक का पता होना जरूरी है। पहले हम बात करेंगे कारक के बारे में ही, और कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो भी याद होनी चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं कारक? अरे 6 नहीं होते, कारक 8 होते हैं, और 6 अपने काम में आते हैं। कौन से समास में है? तत्पुरुष समास में। कितने कारक आते हैं और कारक कुल कितने होते हैं? 8। इधर तो लेंगे कारक का नाम, और फिर अपने जो समास में काम में आती है वो काम में आती है उनकी विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह। तो पहले 8 के 8 जो कारक है उन्हीं को समझना है, नहीं तो फिर कारक भी 6 ही बताओगे, 6 बताओगे समास के आधार पे। कितने कारक होते हैं? 8। पहला होता है आपका कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है ने। क्या है? ने। दूसरा जो कारक होता है कर्म कारक। क्या नाम है? कर्म कारक। और इसकी विभक्ति क्या होगी? को। तीसरा होता है अपना कारक कर्ण कारक। और इसकी विभक्ति 2 होगी आपके, देखो, एक तो से और एक द्वारा। पहली से और दूसरी के द्वारा। देखो, कहीं भी जोड़ने की अगर कहीं बात आती है तो वहां पर तो आपकी विभक्ति चिन्ह होती है से। कौन से कारक वाली? कर्ण कारक वाली। ठीक है। और तोड़ने की या अलग होने की बात कहीं पर भी अगर बताई जाती है तो वहां आपकी विभक्ति चिन्ह होती है अपादान वाला से। इसमें जैसे शब्द आ जाए ना, प्रकाश युक्त, ये शब्द आ गया तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा, और समास विग्रह करेंगे हम प्रकाश से युक्त। और उसी शब्द को अगर हमने इस तरीके से दे दिया प्रकाश मुक्त, तो फिर कौन सा हो गया? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। समास विग्रह क्या हो जाएगा? से। तो इसमें भी आएगा प्रकाश से मुक्त। फिर पद युक्त, कौन सा हुआ? कर्ण तत्पुरुष पद युक्त। और पद मुक्त हो गया तो अपादान हो गया। तो कहीं भी अलग होने की बात होती है तो अपादान वाली विभक्ति आती है, अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। और जहां जोड़ने की बात आती है, संबंध बताने वाली बात आती है, एक एकजुट होने की बात आती है, वहां होता है आपका कर्ण तत्पुरुष समास। फिर चौथा इसका जो भेद है कारक का, वो है कौन सा है? संप्रदान। अब एक तो देखो संप्रदान इस तरीके से लिखते हैं, एक अगर आपने कहीं ऐसे पढ़ा है तो ये भी सही है। एक में तो है आपका 5वां वर्ड और एक में है आपका अनुस्वार। दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं, और इन दोनों ही शब्दों में संधि आपकी एक ही बनती है, संधि विच्छेद एक ही है, सम धन प्रधान व्यंजन संधि। और आपका मैं या तो अनुस्वार में बदलता है या बदलता है 5वें वर्ड में। तो चौथा भेद कौन सा हो गया कारक का? संप्रदान कारक। और संप्रदान में जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए। के लिए। 5वां जो कारक होता है अपना, उसको बोलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक। और इसकी भी विभक्ति से आती है, लेकिन वो अलग होने के लिए। से पृथक या अलग होने के भाव में
भाव का मतलब यहाँ कोई भाव बाजार वाला भाव नहीं, भाव का अर्थ है यहाँ स्थिति, दशा या परिस्थिति होने के भाव में। फिर अगला अपना जो कारक रहेगा छठा, वो है आपका संबंध कारक। अब संबंध को भी दो तरीके से लिखा जाता है, दोनों ही शुद्ध माना जाता है, या तो वही पांचवें वर्ण के अनुसार, या फिर हम लिख सकते हैं इसको आपके अनुस्वार के अनुसार। और इसकी विभक्ति आती है काके की, और एक आती है रा रे रे, और अपने समास में जो काम में आती है वो का के की उदाहरण बनते हैं। और इनमें भी ज्यादा उदाहरण अपने का और की के उदाहरण इसमें बनते हैं। फिर अगले की बात करेंगे हम, तो वो रहेगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, और अधिकरण में दो विभक्ति होती है आपके, एक तो मैं और एक पर, और दोनों के उदाहरण अपने अलग अलग बनते हैं। और फिर अंतिम आठवां जो कारक आपके होता है वो होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, और इसकी विभक्ति होती है हे हो हरे। हे हो हरे या फिर अरे, और ये काम में आती है ज्यादातर इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है कहीं भी अगर ये शब्द काम में लिए जाते हैं तो अब अपने इन 8 कारक में से तत्पुरुष समास में 6 कारक काम में आते हैं, और उसी 6 कारक के आधार पे तत्पुरुष समास के जो है वो 6 भेद माने जाते हैं। तो एक तो इसमें 8 में से हट जाता है आपका पहला ये कारक कर्ता वाला, और एक हट जाएगा लास्ट वाला संबोधन वाला, और बाकी जो दूसरे से लेकर आपके 7वें तक जो कारक बसे हैं उनके आधार पर आपका तत्पुरुष समास चलता है। और सबसे अधिक उदाहरण तत्पुरुष समास के इसीलिए बनते हैं कि प्रत्येक के कारक के आधार पर इसका अलग अलग नामकरण हो जाता है और इसके अलग अलग ही उदाहरण बनते हैं। और जैसे आपने परिभाषा में लिखा कि कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वो गायब होती है, तो वो हमारे सामने आती है जब हम उस समस्त या सामासिक पद का विग्रह करते हैं, तब इनमें से अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह आती है तो वहां पर माना जाता है आपका तत्पुरुष समास। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे अवयवी भाव हमने पढ़ा तो उसका तो शब्द देखते हम बता सकते हैं कि इसमें अवयवी भाव समास है, लेकिन तत्पुरुष की समास सहज नहीं हो सकती है। अगर उनके उदाहरण वगैरह 1 2 3 बार अपने पढ़े हुए हैं तो हम पहचान कर सकते हैं, अन्यथा पता नहीं चलता उसमें, ये ध्यान रखना है। तो अवयवी भाव में देखकर बता सकते हो, क्रमधार्य में भी बता सकते हो, दिग्गु द्वंद की भी पहचान हो जाती है, बहुवीर की हो जाती है, लेकिन इसके उदाहरण ऐसे है कि अगर उनका समास विग्रह आपने 2 3 बार नहीं पढ़ा तो हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अगर ये भी समझ जाए कि ये तत्पुरुष का उदाहरण है तो ये नहीं समझ पाते कि तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है। अब अपने जो 6 इसके कारक के आधार पर भेद हम करते हैं, उनमें देखो ये कारक शब्द तो हटा देते हैं प्रत्येक में और यहां जोड़ देते तत्पुरुष समास। जैसे पहले में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, फिर इसमें आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास, ये संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरीके से इसका अलग अलग वर्गीकरण या नामकरण किया जाता है। ये उतार लिया आपने, कितने होते हैं कारक लिख लिया? 8 होते हैं कारक, और अपने इस समास में कितने काम में आते हैं? 6 काम में आते हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि अपने कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। परिभाषा लिख ली ना,
हो गई। अब उससे आगे लिखना है कारक के आधार पर, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद। 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। और दूसरा होगा आपका कर्ण तत्पुरुष समास। चलो पहले में विभक्ति कौन सी आएगी? कर्म में कितनी आएगी? एक ही आएगी। और कर्ण में कितनी आएगी? कौन कौन सी? से और के द्वारा। और फिर तीसरे की बात करेंगे अपने, कौन सा होगा? लिखवा दिए कि भेद? 6 भेद हो गए। चलो उदाहरण लेंगे तो फिर अलग अलग। पहले के उदाहरण ले लेंगे अपने। नंबर 1 का अपने कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और इसी लाइन में आगे इसकी जो विभक्ति चिन्ह का जिसका लोप होता है ना, वो लिख लेंगे। विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। लोप का जानते हो क्या होता है? गायब। और वो सामने कब आता है? जब हम उसका समास विग्रह करें। क्या करें? समास विग्रह। जैसे पहला शब्द लेंगे रोजगारोन्मुख। रोजगारोन्मुख। देखो इसमें जो संधि आपके बन रही है वो है गुण संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा? रोजगार धन उन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है अग्रसर। किसकी ओर अग्रसर? रोजगार की ओर। कौन सी संधि हुई? गुण संधि। और फिर ये जो उन्मुख शब्द है इसमें भी आपके एक संधि है। इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। और संधि विच्छेद होता है उत धन मुख। उत धन मुख। कौन सी संधि हुई उन्मुख में? व्यंजन संधि। और फिर आपको समझना है जैसे इसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग हो गया आपका उत या फिर उद। और मूल शब्द क्या हुआ? मुख। अब समास विग्रह में क्या करेंगे? को लगा देंगे। क्या आएगा? रोजगार को उन्मुख। रोजगार को उन्मुख। साथ के साथ लिखते रहो। कौन सा विभक्ति चिन्ह आया? और को के आधार पे ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है? कर्म तत्पुरुष समास। फिर इसी गुण संधि का अगला उदाहरण लेंगे विकासोन्मुख। विकासोन्मुख संधि कौन सी हुई भाई? संधि विच्छेद। विकास प्लस गुण संधि का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है, जिसमें ए या के बाद उ या उ हो। हर्स्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, तो किसका निर्माण करते? ओ का। समास विग्रह क्या होगा? विकास को उन्मुख। उन्मुख का अर्थ क्या होता है? अग्रसर। फिर इसी संधि का अगला उदाहरण लेंगे आदर्शोन्मुख। गुण संधि का ही। आदर्शोन्मुख। समास विग्रह हो जाएगा आदर्श को उन्मुख।
आदर्श को उन्मुख। फिर गगन चुंबी, गगन चुंबी तो विग्रह हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन का अर्थ होता है आकाश, गगन को चूमने वाला। फिर अगला शब्द लेंगे व्यक्तिगत। अब इस व्यक्ति शब्द में आपके यण संधि बनती है, संधि विच्छेद होता है वि धन अक्ति। यण संधि का पहला नियम है कि धन के चिन्ह से पहले आपके दोनों में से कोई सी आए, हर्ष या दीर्घ, और उसके बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो आपकी जो दोनों में से कोई सी का और प्लस में आने वाला स्वर किसमें विग्रह हो जाएगा? व्यक्ति को गत। गत का अर्थ होता है जाना, गत का अर्थ जाना या गमन करना। फिर ख्याति प्राप्त, ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त। वही विग्रह में क्या शब्द काम में लेंगे, कौन सी विभक्ति? को। ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। फिर तिलकुटा, तिलकुटा तो समास विग्रह हो जाएगा तिल को कूटकर बनाया हुआ। तिल को कूटकर बनाया हुआ। और इसमें जैसे बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, जैसे किसमें आते हैं अपने लुप्त पद तत्पुरुष में आते हैं, उसकी जैसे को शब्द तो आया है, इसके अलावा दो शब्द या दो पद इसमें और आया है, ठीक है ना। फिर अगला है वे प्राप्त। वे प्राप्त, वे का अर्थ होता है आयु या उम्र, तो क्या हो जाएगा समास विग्रह? वे को प्राप्त, मतलब आयु को प्राप्त। तो समास विग्रह में कौन सा शब्द काम में आ रहा है इसमें? को। तो तत्पुरुष के कौन से भेद में? कर्म में। लिख लिया। अब इसका दूसरा भेद ले लेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें कितनी विभक्ति आएगी? कौन कौन सी? से और के द्वारा। विभक्ति चिन्ह एक तो से और एक के द्वारा। के द्वारा का लोप होता है। अब आपसे ये पूछे कि ये जो तत्पुरुष समास है इसकी पहचान कब होती है? शब्द की इसमें तत्पुरुष समास है, उसका समास विग्रह करने पर। क्योंकि जो कारक की विभक्ति चिन्ह है वो हमारे सामने कब आती है? जब हम समस्त पद को अलग अलग करेंगे। समस्त पद तो जानते हो किससे कहेंगे? जो समास से बना हुआ शब्द या पद है उससे कहते हैं
या तो समस्त पद या फिर क्या बोलेंगे, सामासिक पद। दो आएगा इसमें से और के द्वारा। पहला शब्द लेते जैसे हस्तलिखित। हस्त का अर्थ होता है हाथ और हस्ती का अर्थ होता है हाथी। हस्ती मतलब हाथी। हस्त लिखित। अब इसका दोनों तरीके से विग्रह हो सकता है, हस्त से लिखित भी हो सकता है और हस्त के द्वारा भी हो सकता है। वैसे आपको इसमें लिखना है हस्त के द्वारा लिखित। हस्त के द्वारा लिखित। फिर जैसे अगला शब्द लेंगे पद युक्त। पद युक्त, पद से युक्त। और पद मुक्त है तो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। पद से युक्त। फिर अगला संधि के अनुसार लेते, दीर्घ संधि के अनुसार लताच्छादित। देखो इसमें आपकी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाता है आपके लता धन आच्छादित। और ये जो आच्छादित शब्द है इसमें भी संधि बनती है व्यंजन संधि। संधि विच्छेद क्या हो जाता है, आधन छादित। कौन सी संधि में, व्यंजन संधि में। और व्यंजन संधि का यह नियम बताया था आपको, कौन सा, कि किसी भी स्वर के बाद में अगर क्षय तो किसका आगम होता है, क्षय का। जैसे बताया था ना, अनुधन छेद क्या होगा, और विधन छेद और परिधन छेद और वृक्ष धन छाया और तरुधन छाया। कौन सी संधि में किसका आगम होता है, स्वर रहित होता है कि स्वर सहित होता है, स्वर रहित समझ गए, बिना मात्रा के, मतलब हलंत आता है, आधा होता है। कहीं पर भी आए कौन सी संधि होगी, किससे पहले, चे से पहले चे। और लता छादित में कौन सी हुई, लता धन आच्छादित। अब इसका विग्रह हो जाएगा लता से आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। आच्छादित का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। और लता का अर्थ जानते हो, बेल। लता का अर्थ क्या होता है, बेल। फिर इसी से मिलता जुलता शब्द ले लेते हैं मेघाच्छन्न। इसमें भी दीर्घ संधि बनती है, मेघ धन आच्छन्न। आच्छन्न का अर्थ भी होता है ढका हुआ। किससे ढका हुआ, बादलों से, ठीक है। और आच्छन्न में कौन सी संधि हुई, संधि विच्छेद, आप प्लस छन्न। अब इसका समास विग्रह हो जाएगा मेघ से आच्छन्न। मेघ से आच्छन्न। फिर अगला शब्द लेंगे तुलसी कृत। तुलसी कृत। कृत का अर्थ होता है रचित। तुलसी के द्वारा कृत। हिंदी के कवि है ना तुलसीदास, तो उनके द्वारा जो रचित काव्य है या रचनाएं है उनके लिए शब्द आता है तुलसी कृत। और तुलसी ने कुल मिलाकर तो जो रचनाएं लिखी है हिंदी में लगभग 12 रचनाएं मानी जाती है। और सबसे प्रमुख उनकी जो रचना है जैसे रामचरितमानस, और ये
शब्द अपने समास में भी प्रचलित है, रामचरित, तत्पुरुष में ही है। समास विग्रह होता है राम का चरित का शब्द आया, कौन सा भेद हुआ तत्पुरुष का? संबंध तत्पुरुष। चरित का अर्थ होता है चरित्र, राम का चरित्र। तो सबसे प्रसिद्ध रचना तुलसीदास की कौन सी हुई? रामचरितमानस, जो आपके आधुनिक काल की रामायण कही जाती है। और आज वाल्मीकि कृत जो रामायण है उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हिंदू धर्म में जो काव्य ग्रंथ माना जाता है रामायण का, उसको कहा जाता है नाम रामचरितमानस। इसके अलावा उन्होंने जैसे रचनाएं लिखी थी कवितावली, ये अपने संधि में आता है, कविता धन अवली, कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। गीतावली, गीत धन अवली, वही दीर्घ संधि। इसके अलावा उन्होंने जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लल्ला नच्चू है, कृष्ण गीतावली, इस प्रकार से उनकी अन्य रचनाएं मानी जाती है। तो तुलसी के द्वारा जो रचित काव्य है उसके लिए शब्द प्रचलित है तुलसी कृत, और एक होता है सुरकृत। सुरकृत। अब इस सुर का दो अर्थ मैंने आपको बताया था, देखो इसके दो अर्थ बताए थे, सुर और सुर, ये दो शब्द बताए थे आपको। पहले वाला जो सुर है इसका अर्थ एक तो देवता होता है, बताया था ना पहले, और एक होता है स्वर, जो हमारे सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा दे नी सा, उनको भी क्या बोलते हैं? सुर बोलते हैं। और दूसरा सुर, इसका अर्थ एक तो होता है देखो आपके सूर्य, अब सूर्य में भी वो कौन सा है? बड़ा, और इस सुर में भी क्या है? बड़ा। ज्यादातर ये दोनों शब्द आते हैं शब्द युगम में, पहले सुर के लिए देवता, दूसरे सुर के लिए सूर्य। और इसका एक अर्थ और होता है आपके, वो होता है अंधा। तो यहां सूरदास के रूप में जो नाम आया ना, उसका अर्थ क्या हो गया? अंधा, क्योंकि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और जन्मांध में समास जन्म से अंधा, अपादान होगा उसमें, क्योंकि उसकी आंखों का जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? सूर्य के द्वारा कृत, सूर्य के द्वारा कृत। कृत का अर्थ बताए ना, रचित। फिर अगला शब्द लेंगे प्रकाश युक्त। प्रकाश युक्त, विग्रह हो जाएगा प्रकाश से युक्त। प्रकाश से युक्त, और प्रकाश मुक्त हो जाए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला लेंगे कार्य युक्त, वही विग्रह क्या होगा? कार्य से युक्त, कार्य से युक्त। फिर रेल यात्रा, क्या आएगा? रेल के द्वारा यात्रा। और ये आ जाएगी बस यात्रा, तो क्या होगा? बस के द्वारा यात्रा। रेल के द्वारा यात्रा। और अगर ये आ जाए रेलगाड़ी, तो कौन सा समास होगा? कई बार उसका समास विग्रह पूछा गया है रेलगाड़ी का, इसमें होगा आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी, कौन सा समास हुआ? लुप्त पद तत्पुरुष। और क्या पूछा गया है कई बार इसमें? समास विग्रह। लिख लिया?
अब इसके तीसरे वेद की बात करेंगे। नंबर 3, संप्रदान। तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या विभक्ति आती है इसकी? के लिए। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। का लोप होता है। पहला शब्द हम इसमें विद्यालय लेंगे, जिसमें दीर्घ संधि बनती है विद्याधन आलय। विद्या के लिए आलय। आलय का अर्थ होता है घर। विद्या के लिए आलय। अब विद्यालय में कौन सी संधि हुई? अब दीर्घ संधि का ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, पुस्तकालय। इसमें भी दीर्घ होगी संधि विच्छेद, पुस्तक प्लस आलय। दीर्घ संधि का कौन सा नियम है? दोनों में या एक में? दोनों में। विग्रह क्या हो जाएगा? पुस्तक के लिए आलय। फिर युद्ध भूमि। युद्ध भूमि। विग्रह क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि। फिर इसी से मिलता जुलता अगर रणभूमि आए तो भी यही होगा। रण का अर्थ भी क्या होता है? युद्ध ही होता है। रण का अर्थ भी क्या होता है? युद्ध। विग्रह इसका हो जाएगा रण के लिए भूमि। फिर अगला शब्द है काक बलि। क्या है? काक बलि। काक तो कहते हैं अपने कोए को, और बलि का मतलब कुर्बानी, बलिदान। क्या हो जाएगा? काक के लिए बलि। काक के लिए बलि। फिर आ जाएगा अगला, जैसे देव बलि। क्या होगा? देव के लिए बलि, मतलब देवताओं के लिए बलि। देव के लिए बलि। फिर जैसे आ जाए नर बलि और भूत बलि, तो क्या होगा? भूत के लिए बलि। कौन सा समास? यही होगा। ठीक है। फिर अगला शब्द लेंगे रसोई घर। रसोई घर। क्या होगा समास विग्रह? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए बलि, वो घर। बलि नहीं होगा। क्या होगा? रसोई के लिए घर। फिर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। देखो संधि इसमें भी है, संधि विच्छेद होगा। गृहस्थ धन
आश्रम दीर्घ संधि, और समास विग्रह हो जाएगा गृहस्थ के लिए आश्रम। गृहस्थ के लिए आश्रम। फिर अगला शब्द होगा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये था आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। अब अगला रहेगा अपना अपादान, अलग होने वाला। अपादान तत्पुरुष समास कौन सा भेद है? चौथा भेद। किसका? तत्पुरुष का। अपादान तत्पुरुष समास, और इसमें भी विभक्ति कौन सी आती है? से अलग होना। ये पहले वाले विद्वान विदुषियान है, ये भी थोड़ा ध्यान दे लो भाई। जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं ना समास, पूर्ण ज्ञानी हो गए अपने समास के, व्याकरणाचार्य हो गए। व्याकरणाचार्य जानते हो किसको कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को, या तो व्याकरणाचार्य या वैयाकरण। अगर वैयाकरण शब्द आ जाए तो उसके लिए वाक्य क्या होगा? व्याकरण का ज्ञाता। एक शब्द में क्या कहलाएगा? वैयाकरण। क्या कहलाएगा? वैयाकरण। से कोष्टक में लिख लेंगे वही अलग या पृथक होने के लिए। अलग या पृथक होने के लिए। तो पहले वालों को याद हो गया सारा कि ये उत्तमन सभा हो जाएगी। यही बात हो गई। तो जो नया है ना उनको सीखने दो, आपको कम से कम सुनोगे बार बार तो और याद हो जाता है। जैसे अब इसमें भी आता है, रेख से पहले भी आया था। किसमें आया था? है तो वहां तो से का मतलब जोड़ने के लिए, और ये किसके लिए? अलग होने के लिए। अब हम शब्द पहला इसमें जैसे ये जन्मांध शब्द लेते हैं। देखो एक तो जन्मांध से लिख दिया, ये तो क्या कहलाता है? पांचवा वर्ण। कौन सा है? दोनों तरफ नयन। एक मान लो अगर आपने इसको इस तरीके से देखा है, तो अब आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा सही है? दोनों ही सही है। चलो ठीक है। क्या हो जाएगा? अब समास विग्रह जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। फिर इसका दूसरा शब्द लेंगे अपने पद मुक्त। क्या हो जाएगा? पद से मुक्त। पद से मुक्त। फिर जाति बहिष्कृत। जाति बहिष्कृत। अब पहले वाले जो विद्वान विदुषिया है ये बहिष्कृत में संधि बताएंगे।
कॉपी ओपी में तो देखना नहीं है जो लिखा हुआ है उसमें तो रामायण। कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद बही प्लस रत, और बहिष्कार में वही विसर्गी होगी, संधि विच्छेद बही प्लस कार। और परिष्कृत में, परिष्कृत में संधि बताओ। अरे विसर्ग नहीं है, व्यंजन होगी। संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस कृत। आपको बताया था ना एक नियम कि अगर एक तो परिउपसर्ग और परिउपसर्ग के बाद में आया आपके क्रय धातु से बने हुए शब्द, कौन कौन से? धातु का अर्थ बताया था, किसे कहते हैं? धातु। क्रिया के छोटे या मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। जैसे गा धातु है और उसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? क्रिया। क्या बना शब्द? गाना। खेल धातु है और उसमें ना जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? क्रिया। रो धातु है और ना जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? क्रिया। तो उठना, बैठना, चलना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया। और क्रिया का छोटा रूप क्या कहलाएगा? धातु। और वो क्रिया कब बनेगी? जब हम उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो क्या बताया था कि परि उपसर्ग और उसके बाद में क्रय धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से? कार, कृति, कर्ता, करण। अगर ये शब्द आते हैं ना तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है। जैसे परिष्कार में परि प्लस कार और इसमें से का आगम होता है। किसका आगम होता है? से का। दो नियम है, एक तो परि के बाद में और एक समुपसर के बाद में क्रय धातु से बने हुए शब्द आए। जैसे संस्कृत, संधि विच्छेद होता है सम प्लस कृत, इसमें भी से का आगम होता है। एक में मूर्धन्य से है और एक में आता है आपका दंते से। और ये भी नहीं समझो तो एक में तो से आता है षटकोण वाला और एक में से कौन सा आता है? सलेट वाला। कौन सी संधि में? व्यंजन संधि में। अब परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कर्ता, परिष्करण, इनमें कौन सी संधि हुई? और बहिष्कार, बहिष्कृति, बहिष्करण, इनमें विसर्ग। सम्मान से ही शब्द दिखते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? जाति से बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत। फिर इसी से मिलता जुलता ले लेंगे, जैसे जात बाहर, जात बाहर क्या होगा? समास विग्रह। जाति से बाहर, जाति से बाहर। फिर प्रकाश मुक्त, प्रकाश मुक्त क्या हो जाएगा? प्रकाश से मुक्त। फिर कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। और कार्य युक्त हो जाए तो करण तत्पुरुष। कार्य से मुक्त। फिर पदच्युत, पद से च्युत मतलब गिरा हुआ। देश निकाला, देश निकाला क्या हो जाएगा? देश से निकाला। लिख लो। और फिर दो बच्चे अपने इसमें, एक तो अधिकरण और एक अपने संबंध, वो कल बताएंगे। अन्य जो 5 वेद हैं वो भी इसमें बताएंगे।
किसके? तत्पुरुष के।